अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पास्ट पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ के हवाले से लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे थे और ये सीरीज़ जो है वो चल रही है और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कैपिटल बजटिंग के चैप्टर से है। बहुत छोटा सा लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भरपूर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में और सोशल मीडिया के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप फर्म्स पे बैक पीरियड, एक फर्म का पे बैक पीरियड कितना है? 2.5 ईयर्स का, यानी कि 2.5 साल के अंदर उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो उनके आउटफ्लोज हुए थे, उसकी रिकवरी कर ली ऑफ अ प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज, जिसके कैश फ्लोज जो हैं वो आर सेम है ईच टिल 8th ईयर, 8 सालों तक के उसके जो कैश फ्लोज हैं वो जो है वो इक्वल हैं। पीआई जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो क्या है? 1 है। कैश फ्लोज ऑफ फुली ईयर रिकवर्ड ईयर इज़ ₹3,60,000, यानी कि जिस साल में आपके जो इनफ्लोज हैं, या मैं यूँ समझाने की कोशिश करूँ कि जिस साल में आपकी जितनी भी कॉस्ट लगी है उस साल में जो आपकी रिकवरी हुई है, जिस साल में, उस साल के कैश फ्लोज जो हैं वो 3,60,000 के हैं। ठीक है ना। तो आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, आईआरआर और वेक कैलकुलेट करना है। तो डेटा हम देख लेते हैं कि पेबैक पीरियड हमारे पास 2.5 ईयर है, जिसका फॉर्मूला क्या है? ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी प्लस अनरिकॉर्डेड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, जो कि उसने यहाँ पर हमें दिए हुए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारे पास 1 है, जिसका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। 1 है तो इसका मतलब इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों इक्वल हैं। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, और आईआरआर का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, जो कि बराबर होंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज के, यानी कि आईआरआर ऐसा रेट होता है जो कि आउटफ्लोज को इनफ्लोज के बराबर कर देता है। उसके बाद वेक है। वेक का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय के एस, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस वेट ऑफ डेट यानी कि डेट रेशियो, और के डी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, या इसको आप ई ए यानी कि इक्विटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय के एस प्लस डेट रेशियो और मल्टीप्लाई बाय के डी कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स रेट भी आप उसको करते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि टैक्स बेनिफिट आप जो है वो लेते हैं इसमें 1 माइनस टैक्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे कि देखें, हम कैश फ्लोज मालूम कर रहे हैं। उसने क्या बोला कि आपका पे बैक पीरियड जो है वो 2.5 ईयर्स है। मैंने इस फॉर्मूले में पे बैक पीरियड 2.5 रखा। इसका मतलब क्या है कि 2 और कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 360 हैं। अगर ये 0.5 आ रहा है, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 180,000 है। 180,000 को 360 से डिवाइड करवाऊंगा तो 0.5 आएगा। 0.5 को 2 से प्लस करवाऊंगा तो 2.5 आ रहा है। यानी कि ये बात तो क्लियर है, प्रूव हो चुकी है कि 2.5 साल में आपकी रिकवरी हो रही है। तो आपके जो कैश फ्लोज हैं 8 साल तक वो कितने हैं? 360। और उसने क्या कहा, जो कि हमने यहाँ पर बात की कि 180 उस साल में जो अनरिकॉर्डेड अमाउंट थी, या जो आपको रिकवर करनी थी, जो बकाया थी उस साल में, वो 180 थी। तो वो 180 यहाँ पर आ गई। अगर इस हिसाब से हम रिवर्स चलें तो आपके पास 360 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2.5 से तो आपके पास आ जाता है 9 लाख। यानी कि इस प्रोजेक्ट के जो आउटफ्लोज हैं वो कितने हैं? वो 9 लाख हैं। ठीक है ना। तो 9 लाख थे, 360 पहले साल रिकवर हुआ तो माइनस किया, आपके पास 540 रह गया। 360 अगले साल रिकवर किया तो 180 रह गया। देखें, तो इसका मतलब अब आपके कैश फ्लो जो आउटफ्लो हुए, इनफ्लो हुए, वो 360 हुए और 2.5 साल में आकर, यानी कि तीसरे का आधा, उसमें आपकी अमाउंट 180 से सरप्लस में चली गई, यानी कि आपकी रिकवरी हो गई। ठीक है ना। तो ये तो आपके पेबैक पीरियड का काम हो गया। तो आपको क्या करें, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 है तो मैंने आपको ऊपर बताया, देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज होगी, बराबर होगी, क्योंकि सेम वैल्यू डिवाइड होती है तभी आंसर आपका 1 आ रहा होता है। तो इसलिए आपकी एनपीवी भी 0 होगी। तो देखें ना,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज अगर बराबर हैं तो आंसर 1 आएगा। इनफ्लोज में से आउटफ्लोज आप माइनस करेंगे, चूंकि बराबर है तो एनपीवी भी 0 ही आएगा। सो आगे चलते हैं। उसने कहा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताओ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को बराबर कर देगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज से। इसको आप कैसे मालूम करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड से या ट्रायल एंड हिट मेथड से कि एक रेट अज्यूमिंग रख के देखेंगे इन 8 साल के इनफ्लोज को, जो कि आपके बराबर हो जाएंगे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज के। तो 360 ये मैंने यहाँ पर रेट रखा है, जो कि आप अपने पास से रखेंगे 1.367.2, जो कि आपका फॉर्मूला था 1 + r की पावर n, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहे हो, इसको डिस्काउंट बैक कर रहे हो, ठीक है ना। तो तीसरा साल पावर 3, पावर 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका आंसर तकरीबन 9,87,000 आ रहा था, तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके 9 लाख कर दिया, यानी कि 36.7% जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज बराबर हो जाएंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज के। सो एट द रेट ऑफ 36.72% आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज क्या है? इक्वल हो रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज के। अब वेक फाइंड आउट करने के लिए जो हमने पीछे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फॉर्मूला देखा, इस किस्म का तमाम डेटा आपके पास तो मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर वेक की कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसी को आपका क्या माना जाएगा? वेक माना जाएगा, या आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए वो माना जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके अंदर अगर आपको फिर से कह रहा हूँ कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।